Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity. चैप्टर को टॉपिक के शुरुआत करने से पहले हम लोग यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल आपके पास में कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन है यहां पर आपके पास में एक बैटरी है जिसका कुछ तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसे मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से यहां पर जोड़ दिया है। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास में है 10 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और मैंने क्या किया है, लेट से इसको मैंने जोड़ दिया है 4 ओम के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है। ठीक है, सवाल ये है फाइंड द करंट इन द सर्किट। ठीक है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो कई लोग बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है क्या? सर ये देखो आई, मैंने बोला ठीक है आई कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई, आपने बताया हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हो चाहे कुछ भी हो उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसे भी एक सिंपल रजिस्टर की तरह सर्किट में मान लेते हैं। तो ये आएगा 4 प्लस का 1, तो मैंने बोला 10/5 2 एम्पियर करंट आएगा। मैं बोला यार आप तो बड़े होशियार हो, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आपकी जितनी भी तारीफ करी जाए वो तो कम है। अच्छा ठीक है, अब हुआ क्या, मान के चलो मेरे पास में घर पे एक बैटरी पड़ी हुई थी, पुरानी बैटरी पड़ी हुई थी। अब मैं बोला क्या करें, इसको रखे क्या करें, इसको भी जोड़ देते हैं सर्किट के अंदर में, देखते हैं क्या होता है। लेट्स से मेरे पास में घर पे एक बैटरी पड़ी है जिसका 1 वोल्ट की बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम ही है। ठीक है, उतना ही ले लेते हैं, छोटा सा ही है। अब 1 ओम कितना, अब इससे छोटा काम क्या करोगे, मतलब ठीक है। अब इसको मैंने जोड़ने का सोचा, अब मैंने क्या कर दिया, बैक टू बैक लगा दिया, यहां पे एक लगा दी और यहां पे एक लगा दी और इसे मैंने फिर से उसी रेजिस्टेंस से जो पहले था उसी सर्किट के अंदर में जोड़ी है मैंने बैटरी, तो मैंने ऐसे जोड़ दी। ये आपका 10 वोल्ट 1 ओम, ये आपका 1 वोल्ट 1 ओम। तो भैया यहां पर एक बैटरी जोड़ दी गई है आपने और यहां पर भी आपने क्या कर दी, एक बैटरी जोड़ दी और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब सवाल में फिर से पूछा गया, वही सवाल है फाइंड द करंट। तो अब क्या होगा, तो अब बोलेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है। देखो भाई, देखो करने के तरीके दो हैं, एक तो केवीएल से करो, केवीएल से भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, केवीएल की जिनको परेशानी उनके लिए, तो ये देखो आई मान लिया, यहां से मैंने चालू कर दिया, लेट से यहां से चालू करा तो कितना आएगा, माइनस का 10 माइनस का 1 इंटू आई माइनस का 1 माइनस का 1 इंटू आई माइनस का 4i बराबर 0। सो यहां से देख लीजिए आई बराबर कितना आएगा 10 11/6। मतलब यदि मैं यहां पर ध्यान से देखूं, ठीक है, 11/6 आएगा, तो आंसर आएगा आपके पास में कितना, 6 1 जा 6 5 0 6 8 48 1.8 एम्पियर। यहां पर करंट आ रहा था 2 एम्पियर, यहां पर करंट आ रहा है 1 एम्पियर। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है, मैंने क्या किया, देखो ये बैटरी ऐसे लगी हुई थी, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूं, बस मैं तो जोड़ने का काम करना था, मैंने जोड़ दिया। ऐसे भी जोड़ सकता हूं, ऐसे भी जोड़ सकता हूं, भैया मेरे को क्या मतलब है, मैं तो जोड़ दी। अच्छा इसमें करते हैं, तो इसमें कैसे करोगे, तो इसमें भी आएगा वही केवीएल से निकाल लो। देखो जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हो, मैं केवीएल से इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में डिफरेंस क्या हो रहा है। वहीं से यहां से शुरू किया मैंने, तो यहां पे आएगा कितना, मैंने माना आई करंट, तो माइनस का 10 1 इंटू आई, तो माइनस का आई, यहां पर आया देखो ये माइनस ये प्लस मिला, तो इस बार आप लिखोगे प्लस का 1, फिर यहां पर आओगे माइनस का 1 आई और लास्ट में माइनस का 4i बराबर 0। सो यहां से देखो आई की वैल्यू आएगी 9/6, मतलब आ गया कितना 1.5 एम्पियर। कितना आ गया 1.5 एम्पियर। अब मैं यहां पे आपसे क्या पूछ रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए। देखो मेरे पास में एक अकेली बैटरी थी, देखो इसमें देखो यहां पर एक अकेली सिंगल बैटरी है, तब मुझे करंट मिल रहा है 2 एम्पियर। अब आप सोचिए, अब यहां से यदि मैं बात करता हूं और इधर मैं आता हूं, तो यहां पर देखिए मेरे पास एक और एक 2 बैटरी है,
यहां पर भी देखिए एक और एक, दो बैटरी हैं और तीनों में करंट का डिफरेंस देखिए। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो बैटरी होते हुए भी इनका करंट अलग अलग आ रहा है। लेकिन मैं यदि मेन मुद्दे की बात करूं तो वो ये है कि एक सिंगल बैटरी से मुझे ज्यादा करंट मिल रहा है कंपेयर टू दो बैटरी लगाने के। तो ये तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप बोलोगे इसमें फायदा कहां सर, देखो क्लियरली दिख रहा है नुकसान हो रहा है आपको। मतलब ये है कि जो मेरे घर पे पड़ी हुई बैटरी थी उसमें कोई खराबी थी नहीं, बैटरी में तो कोई खराबी नहीं है, क्योंकि यदि बैटरी में खराबी होती तो फिर मतलब ही नहीं बनता, फिर तो चलती नहीं थी। यदि मैं उस अकेली बैटरी को यदि अकेले इस रजिस्टर से लगा के देखूंगा तो उसका कुछ ना कुछ करंट मिल रहा है मेरे को। लेकिन यहां पर क्या ऐसा हो गया कि भैया बैटरी को, जब मेरे घर में पड़ी हुई जो बैटरी थी उसको जब इसके साथ में लगा दिया तो ये करंट में फायदा होने के बजाय नुकसान पहुंचा दिया। भाई आइडियली तो मुझे फायदा पहुंचना चाहिए था, क्योंकि मैंने बैटरी का ईएमएफ बढ़ा दिया है, मतलब पोटेंशियल बढ़वा दिया है। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी एक बढ़ा दिया है, मतलब मैं तो सिर्फ इस सेंस में बोल रहा हूं कि एक बैटरी एक्स्ट्रा लगाई है तो बैटरी के कारण पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें भी मैंने दो कंडीशन यहां पर ऑब्जर्व करी, एक में पोटेंशियल बढ़ते हुए दिख रहा है और एक में कम होते हुए दिख रहा है। तो मैंने देखा कि दोनों में जब करंट है वो तो और भी डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहां तो एक लगाया था उसमें थोड़ा ही कम हुआ था, उसको उल्टा घुमा के लगा दिया तो करंट और ज्यादा कम हो गया। मतलब ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। अब इन पॉसिबिलिटीज से मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, एकदम सिंपल सी बात बताऊं तो ऐसा है कि भैया आप रेस में दौड़ रहे हो और दो लोगों की रेस है, मतलब दोनों को एक साथ दौड़ना है। अब मान चलो आपके साथ वाला जो है वो बहुत ही मोटा इंसान है जिसको दौड़े नहीं जा रहा है, या फिर मान चलो कोई लंगड़ा है जिससे दौड़े नहीं जा रहा है। तो और आप ऐसे इंसान हो जो एकदम बहुत सुपर फास्ट, मिल्खा सिंह तुम ही हो, बस ये मान के चलो तुम ही मिल्खा सिंह हो। लेकिन जो पास वाला है कोई हमारे जैसा गरीब इंसान हो सकता है जो बहुत मोटा हो चुका है, जिसको अभी भागा ही नहीं जा रहा है, हो सकता है। तो अब आप रेस जीतोगे कि हारोगे? अब आपके रेस जीतने की संभावना कम हो गई। कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ है, कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। मतलब फायदा पहुंचने के बजाय क्या हो गया, नुकसान हो गया। मतलब ये ऐसा हो गया कि दो जन एक साथ दौड़ने से रेस के जीतने की संभावना कम हो गई। लेकिन यदि आप अकेले दौड़ते, आप तो अकेले मिल्खा सिंह थे तो आप तो रेस जीतने वाले थे। लेकिन सिंस आपके साथ में एक और व्यक्ति आपके ऊपर बन गया तो इसके कारण आपका क्या हो गया, रेस जीतने की संभावना कम हो गई। हुई कि नहीं हुई? वही चीज यहां पर भी आपके पास में हो रही है। तो यहां से हमारे दिमाग में एक टॉपिक बढ़ता है, और आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास में तीन तरह के मेनली कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद में इनमें से कोई सवाल नहीं आएगा। सवाल जो आएगा वो आगे पे आएगा। पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं अपने टॉपिक के ऊपर। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है उसे बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग इसे कहते हैं। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है जरा आपको समझाता हूं। मेरे पास में देखो एक बात ध्यान रखना, हियर जो भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं यहां पर हमारे पास में वी आर कंसिडरिंग द आइडेंटिकल सेल्स। किनकी बात कर रहा हूं मैं? आइडेंटिकल सेल की बात कर रहा हूं। मेरे पास में हर एक सेल आइडेंटिकल है, और उसकी खास बात यह है कि उसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर है। ऐसे आइडेंटिकल सेल्स के बारे में मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। ओके, अब मैंने क्या किया, लेट से मेरे पास में एन आइडेंटिकल सेल्स थे, तो मैंने क्या एन आइडेंटिकल सेल्स को लिया और इनको ऐसे बैक टू बैक ऐसे, ठीक है, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, ऐसे एन आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट किया, और लास्ट में इन सबको एक रजिस्टर से मैंने क्या कर दिया, यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये है ई, ये है आर, ये है ई, ये है आर, ये है ई, ये है आर, और ऐसे कितने सेल हैं? ऐसे एन आइडेंटिकल सेल्स मेरे पास में यहां पर हैं। तो अब इस सर्किट को आपको करना है एनालिसिस। इस सर्किट का क्या करना है? एनालिसिस। यहां पर खास बात यह है कि मैंने सबकी पोलैरिटी क्या रखी है? वन साइड रखी है। क्या रखी है? वन साइड रखी है। बेसिकली जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि भैया पहले वाले का एनोड दूसरे वाले के कैथोड से कनेक्टेड
रहेगा। मतलब पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से, या पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से, इस प्रकार के संयोजन में हम लोग इन्हें कनेक्ट करेंगे, तब हम लोग इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसके अंदर में होता क्या है कि भैया इसमें से, इस सर्किट में देखो सबका पॉजिटिव इधर है, मतलब यहां से करंट जो फ्लो होगा वो करंट आई ऐसे फ्लो होगा, दिस विल बी द करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट, बट इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भैया इसके लिए हमें कुछ पॉइंट बता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भैया यहां पे जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा इस सर्किट का, अब आप क्लियरली बता सकते हैं कितना आएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ। ई इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज एन टाइम्स ई। जितने सेल हैं सबकी पोलैरिटी एक साइड है, सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा एन टाइम्स ई। करने पर आपको आंसर मिलने लगेगा। दूसरा ये है इस सर्किट का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, सब आर को जोड़ लीजिए, मतलब एन टाइम्स स्मॉल आर। देखो एक का स्मॉल आर है, सबको यदि मैंने जोड़ देना है तो एन टाइम्स आर विल बी द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तीसरा पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि भैया करंट फाइंड आउट करना है इस सर्किट के अंदर में। तो देखो अभी आपको मैंने सिखाया था केवीएल लगा के आप निकाल सकते हैं। केवीएल लगा के निकाल सकते हैं कैसे, जैसे यहां से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, आप भी ऐसे ही चल रहे हो, तो माइनस आई आर प्लस ई, ऐसे करते 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 चले जाइए। तो मैं तीसरा पॉइंट यहां पर बात कर रहा हूं करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। तो आप बोलोगे भैया करंट का मतलब होता है इस सर्किट में टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो भैया टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला जाएगा, पहले ये बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा यहां पर वो आएगा कितना, एन आर प्लस का कैपिटल आर, एन आर प्लस का कैपिटल आर। क्यों, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड करना पड़ेगा प्लस इसको भी ऐड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर यू विल बी राइटिंग दैट आई जो आएगा वो आएगा एन ई अपॉन एन स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर। ये यहां पर निकल के आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर एक स्पेशल कंडीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर देखो, पहले मैं ऊपर लिख देता हूं जिससे फिर मैं आपको समझा सकूं। वो ये है कि करंट का फॉर्मूला आया था एन ई अपॉन एन आर प्लस का कैपिटल आर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक सेल को उठाया और एक सेल को मैंने यहां पर ऐसे लगा दिया और इसे मैंने यहां पर ऐसे लगा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। उसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से एक अकेले सेल को यदि मैंने लगाया होता तो यहां पर मैं मान लेता हूं करंट है आई डैश, तो ये लिखा जाता है कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर। यस और नो, मतलब बिल्कुल सही बात है, ऐसे लिखा जाता। अब यहां पर मैंने क्या बोला, लेट से एक कंडीशन के बारे में मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। वो ये है कि ऐसा हो जाए, मान के चलो कि एन आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाए। एन आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर की तुलना में बहुत बड़ी है। एन आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर की तुलना में क्या है, बहुत बड़ी है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ये हो जाएगा कि एन आर प्लस कैपिटल आर विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एन आर। सो देयरफॉर योर आई विल बिकम एन ई अपॉन एन आर and that will be I is equals to आ रहा है E upon R and this is the cell, this is the current, this is the almost current। यदि आपने यहां पर भी वही सेम कंडीशन अप्लाई कर दी तो आपका एक सेल का जो करंट है उसी के बराबर यहां पर करंट आ रहा है। मतलब आपकी क्या हो रही है, वैल्यू में, करंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यदि मैं यहां पर आपसे बोलूं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, एन आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर आ जाए, लेस देन क्या हो जाए, कैपिटल आर आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, इट इंप्लाइज आई कैन सी दैट एन आर प्लस का कैपिटल आर विल बी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कैपिटल आर। सर ये लिख कैसे रहे हो, मतलब ये मान चलो 1000 में 1 रुपया जोड़ दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, 1000 लिखो या 1001 लिखो, तो वैसी वाली सिचुएशन मैंने यहां पे बना दी। सो इट इंप्लाइज आई कैन से दैट कि आई विल बी इक्वल्स टू एन ई अपॉन कैपिटल आर। सो ये दो चीजें यहां पर निकल के आती हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ठीक है। अब यहां पर और क्या पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, एक पॉइंट ये दिमाग में आता है मेरे
कि भैया ये जो यहां पर रेजिस्टेंस लगाया है एक्सटर्नल सर्किट का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो कितना निकालूंगा। तो पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है ये, चौथा। पॉइंट नंबर 4 मेरे दिमाग में आता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो लिखते चलना ये सारी चीजें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मैंने इसे मान के चलो नाम दे दिया V। क्या नाम दे दिया, V। सो V बराबर कैन बी रिटर्न एज I इंटू आर। सो V बराबर I की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, NE अपॉन NR प्लस का कैपिटल R इंटू कैपिटल R। यस और नो, मैंने बोला सही बात है। सो यहां से आपके पास में आंसर आ जाएगा NE कैपिटल R अपॉन NR प्लस का कैपिटल R। क्या ये बात समझ में आ गई, आर यू श्योर इनफ। अब यहां पर देखो, यदि NR छोटा है तो फिर यहां से कट के वो सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये कुल मिला के बात ये है कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर निकल के आ रहा है। क्लियर है, ओके। इसके आगे देखो, ये जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है वो निकाला है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन कोई जरूरी है भाई अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछूं, मैं आपसे हर एक सेल का पूछूं तो कैसे निकालोगे, देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। भाई देयर मस्ट बी सम मेथड ना। तो मैं बोला ठीक है। देखो यहां से जरा ध्यान से देखो, मैंने अगला पॉइंट पूछा, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, हर एक सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये पॉइंट नंबर 5 है। तो मैंने इसे नाम दे दिया लेट्स से V डैश। क्या नाम दे दिया, V डैश। तो भैया यहां पर आ जाओ, सर्किट के अंदर में जाके घूमो। तो देखो अब आपको पता लग गया इसके अक्रॉस कितना है, V है, बराबर है। अब ये V जो है मतलब बेसिकली यहां से लेकर के यहां तक भी V ही है ना। यस, यहां से लेकर के यहां तक भी V है। अब ये जो सेल्स हैं आपके, हर एक इंडिविजुअल सेल कैसा है, आइडेंटिकल सेल है। और आइडेंटिकल सेल है मतलब आइडेंटिकली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप कह सकते हो कि भैया V डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी V बाई N। और V का वैल्यू अभी आपने निकाला था, कितना निकाला था, V कितना आया था, अब मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं हुआ। NER अपॉन NR प्लस R, NER अपॉन NR प्लस का R और अपॉन AN यहां पर आ जाएगा। सो इट इंप्लाइज यू कैन से दैट V डैश इक्वल्स टू आ रहा है कितना, E इंटू R अपॉन NR प्लस का कैपिटल R। क्या ये पॉइंट नंबर 5 आपके दिमाग में क्लियर है, फटाफट बोलो। अरे ये पॉइंट नंबर 5 क्लियर है। ये सवाल है सब, बस यहां पर डेटा डालने की बस की देर है और सवाल खत्म। चलो अगला पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, पॉइंट नंबर 6। वो है आपका पावर डेसिपेटेड इन एक्सटर्नल सर्किट, या इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलूं तो वो ज्यादा उचित रहेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पावर डेसिपेटेड। तो आप बोलोगे पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, I स्क्वायर इंटू R। और I की वैल्यू कितनी थी आपको याद है, NE अपॉन R प्लस का NR, आगे पीछे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, इंटू R। तो आप लिख सकते हो पावर बराबर आएगा कितना, N स्क्वायर E स्क्वायर R अपॉन NR प्लस का कैपिटल R का होल स्क्वायर। ये आपके पास में मिल रही है पावर डेसिपेटेड। अगला सवाल आता है, अगला पॉइंट नंबर मैं पूछ रहा हूं जो आपसे, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। तो आप जानते भैया इतनी आएगी। तो सवाल ये है कि मैक्सिमम पावर, सवाल ये है 7वां, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर जी मैक्सिमम पावर के लिए पहले आपको कंडीशन पे बात करनी पड़ेगी। कंडीशन बोल देगी कि NR विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R, NR विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R। तो यदि ये कंडीशन मैंने यहां पे लगा दी तो इसका मतलब है R को, देखो ये पावर का फॉर्मूला ये आ रहा है यहां पे, तो कैपिटल R को आप रिप्लेस कर सकते हो N इंटू स्मॉल r से। सो देयरफॉर यू कैन राइट मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, N स्क्वायर E स्क्वायर इंटू R की जगह आपने लिख दिया NR अपॉन NR प्लस का NR का होल स्क्वायर। सही है क्या। तो मैक्सिमम पावर जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, देखो N स्क्वायर E स्क्वायर NR अपॉन NR प्लस NR 2NR और उसका स्क्वायर करो तो आएगा 4N स्क्वायर R स्क्वायर। कैंसिलेशन मारो जरा यहां पर, P मैक्सिमम बराबर कितना आएगा, एक N स्क्वायर से एक N स्क्वायर कैंसल, एक R से एक R भी कैंसल। तो
तो ये आएगा एन ई स्क्वायर अपॉन 4r। कितना आएगा? एन ई स्क्वायर अपॉन 4r, दैट विल बी द मैक्सिमम पावर। ये 7 पॉइंट इसके अंदर में बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को 7 पॉइंट के बारे में? दिस इज अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। ये 7 पॉइंट आपको आने चाहिए। बोलो अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्यारे लाल नहीं है, नहीं तो पता लगा कई लोग प्यारे लाल के प्यारे लाल के बारे में ही सोचते बैठे होंगे। और ये बांके लाल भी नहीं है। ये कौन है बे? बांके लाल कौन है सर? जब हम छोटे हुआ करते थे तब एक कॉमिक्स चला करती थी जिसमें चतुर बांके लाल के कारनामे दिखाए जाते थे या बताए जाते थे, कुछ भी बोल लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो कंडीशन वही है, हमारे पास सारे की सारे सेल कैसे है? आइडेंटिकल है। अब मैंने क्या किया, लेट से एन आइडेंटिकल सेल्स को मैंने ऐसे एक जैसा लेकर के यहां पर कनेक्ट करना चालू कर दिया और ये इनको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। लास्ट में मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दिया सर्किट के अंदर। ऐसी कितनी रोज हैं? एन रोज मेरे पास में अवेलेबल हैं। ई स्मॉल आर, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब यहां पर फिर से क्या निकालना होगा? पता, एक एक करते हुए सारी चीजें निकालते चले जाओ, आपके हिसाब नहीं है। तो भैया सबसे पहला पॉइंट आपको निकालना होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ। बोलो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? तो आप लिखोगे ई इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा? भैया पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। तो भैया ये सीधा सीधा ई ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो एक सेल का है उतना ही सबका रहेगा। बोलो ठीक है सर जी, मान लेते हैं। आगे बढ़ दो। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने निकाला था इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, इसे बोला जाएगा आर इक्विवेलेंट। अब देखो क्या हो रहा है, ये सारे के सारे आर कैसे हैं? पैरेलल में हैं। तो आप लिखोगे आर इक्विवेलेंट बराबर आएगा आर बाई स्मॉल एन। दूसरा पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने बोला ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके बाद में क्या आएगा? तीसरा पॉइंट मेरे पास में आएगा रिगार्डिंग द करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। भैया इसी में करंट पूछूंगा मैं, इसी में मैं क्या पूछूंगा? करंट पूछूंगा। तो भैया यहां पर करंट कैसे निकालोगे? तो आई बराबर होता है टोटल वोल्टेज। तो टोटल तो इतना, इसमें ई है, मतलब ठीक है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो भैया ध्यान से रखो, ये तो आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन कैपिटल आर भी सर्किट में लगा हुआ है। सो आपके पास में आएगा क्या? आपके पास में आएगा एन आर प्लस, सॉरी ये तो सीरीज जो है, ये आएगा आर बाई एन प्लस का कैपिटल आर। दिस इज माई थर्ड पॉइंट जो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। अब फिर से यहां पर कंडीशन बना सकते हो आप चाहें तो। भैया क्या कंडीशन बना दी? पहली कंडीशन बना दी कि आर बाई एन ग्रेटर देन कैपिटल आर हो। तो क्या लिख दोगे? इसका मतलब हो जाएगा आर बाई एन प्लस का कैपिटल आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू स्मॉल आर हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगाया है वो बहुत ही छोटा लगा दिया है। तो उस केस में आप लिखोगे आई बराबर आएगा, आई डैश मान लेते हो, तो ये आएगा एन ई अपॉन स्मॉल आर। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि भैया आर बाई एन जो है वो काफी छोटा है कैपिटल आर से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसको नेगलेक्ट कर दोगे तो भैया आई डबल डैश मान लो, कैपिटल ई बाई कैपिटल आर बच जाएगा। ये यहाँ पे कंडीशन बन जाती है। ये बात समझ में आ गई? बस ये सिंपल सी कंडीशन हो गई मेरे पास में। और मैंने क्या कर लिए? 3 पॉइंट कवर कर लिए। चौथे पॉइंट की हम लोग यहां पर क्या करते हैं? बात करते हैं। अब वो ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चौथा पॉइंट मेरे पास में क्या बनेगा? मैं अब बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। तो मैंने लिखा V बराबर I इंटू आर। करंट कितना फ्लो कर रहा था उसमें से? करंट फ्लो कर रहा था आपका E डिवाइडेड बाई R बाई N
प्लस का आर बाई एन प्लस का कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर। अब यहां पर जरा इसे सॉल्व कर लीजिए तो v बराबर कितना आएगा, एन ई कैपिटल आर अपॉन आर प्लस का एन कैपिटल आर। तो ये ऐसा यहां पर बन जाता है, ये जरा यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक बात और आती है, वो ये आती है भैया जैसे सीरीज में हम लोगों ने क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल निकाला था, इसके बाद मेरी याद हो तो भाई देखो पहले हम लोगों ने करंट निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाला, उसके बाद में मैंने क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, बराबर, निकाला ही निकाला। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बाद में ईच सेल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, इस बार आप क्या निकालने की जरूरत है, करंट। तो आप निकालोगे, क्या निकालोगे, 5वें नंबर पे करंट थ्रू ईच सेल या ईच ब्रांच ऐसे लिख सकते हो। इसे आपने आई डैश नाम दे देते हैं, तो आई डैश आएगा आई बाई एन, जैसे वी बाई एन आया था वैसे आई बाई एन आएगा, लेकिन इस बार आपको आई की वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी। सो आप लिखोगे आई डैश बराबर ई होल डिवाइडेड बाई आर बाई एन प्लस का आर और होल डिवाइडेड बाई एन। अरे भाई 1/n से मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिया, एक ही बात है, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई डैश बराबर कितना आएगा, e अपॉन आर प्लस का एन आर। अरे बात समझ में आ गई, अरे श्योर है ना, n से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, कहानी खत्म। लो ये एक और पॉइंट हो गया। अच्छा इसके बाद में, इसके बाद वाला पॉइंट याद करो, क्या लिखा है 6वें नंबर पे, 6वें नंबर पे लिखा है हम लोगों ने पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपने लिखा पावर बराबर आएगा आई स्क्वायर इंटू आर, आई की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, P बराबर आएगा E अपॉन आर बाई एन प्लस का कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। दिस इज द पावर जिसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अब इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे पास में आता है क्या, मैक्सिमम पावर। तो बोलो मैक्सिमम पावर के लिए पहले कंडीशन की बात करो, तो कंडीशन लग जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखो, अब आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों पावर बीच में पढ़ाया था। कई लोग वहां पे बोल रहे होंगे सर क्या आपने ना बीच में से पावर घुसेड़ दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल चल रहा था, अचानक से अच्छा सा टॉपिक था, अब यदि मैं इस चीज को यहां पे कर रहा होता तो फिर आप लोग बोलते सर ये कहां से आए, तो आपने बताया ही नहीं। तो कंडीशन है पावर के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हो, तो अब आपको ये आइडिया है, क्योंकि ये 2-3 पॉइंट फिर छूट जाते थे, फिर ये कभी कवर नहीं होते थे। यदि ये 2 पॉइंट जो है वो छूट ही जाते थे, वो कभी आते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा बना रहता था, अरे यार मैंने पावर पढ़ाया नहीं है, यदि यहाँ पे पावर डाला तो फिर बच्चा बोलेगा सर ये पावर कहाँ से आई है, तो इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोला चलो पावर को पहले निपटा देते, फिर बात कर लेंगे क्या दिक्कत है। तो आर बाई एन बराबर कैपिटल आर, तो भैया ये यहाँ पर आ गया। सो यहाँ पर हम लोग देयरफॉर पावर क्या लिखेंगे, ई अपॉन आर बाई एन प्लस का आर बाई एन का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। सो भैया, और कैपिटल आर की जगह भी तो लिखना है आर बाई एन। सो यहां पर देखिए ई इंटू आर अपॉन ये कितना आ जाएगा, 2r बाई एन का स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ऊपर में देखो ये r बाई एन चल रहा है, ये वाला r काट दो क्योंकि मैंने ये साइड में एक बार लिख चुका हूं ऑलरेडी, 2 बार कैसे लिखूंगा। सो यहां पर देखोगे तो क्या होगा, कुछ कैंसलेशन हो सकता है मेरे पास में, एक r से एक r कट जाएगा, एक n से एक n कट जाएगा, ये वाला n ऊपर चले जाएगा। तो पावर मैक्सिमम जो आएगी, मैक्सिमम पावर की बात चल रही है अभी, वो आएगी कितनी, ये n ऊपर गया तो n कैपिटल E अपॉन 4r। ये हमारे पास में मैक्सिमम पावर यहां पर निकल के आ रही है। कुछ तो भी कमी रह रही है मेरे से, ऐसा क्यों फील हो रहा है मेरे को इतनी देर से। कुछ रह रहा है क्या इसमें, पावर डेसिपेटेड। ओके देखो ये ई स्क्वायर रह रहा है, तभी मैं बोलूं कुछ तो भी कम लग रहा था, ये कम है ई स्क्वायर, मतलब ई पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था। ठीक है कोई बात नहीं, तो मैक्सिमम पावर तक हो गया, तो ये हमारे पास में यूज हो गया। अब यहां पर देखो मोस्टली ये जो कंडीशन यूज करी जाती है ना, पैरेलल वाली जो कंडीशन यूज करी जाती है वो तब यूज करी जाती है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका तब यूज किया जाता है जनरली जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन n टाइम्स r होता है,
ये कंडीशन होती है सीरीज के लिए। मतलब ये सीरीज में हम लोग प्रेफर करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो टोटल एनआर से क्या हो, बड़ा हो, और पैरेलल वाली को प्रेफर किया जाता है जब आपका एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस छोटा हो जाए एनआर से। देखो ये मैं आर बाई एन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, एनआर से। मतलब एनआर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल से यदि ज्यादा हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं दीज आर द सुटेबल कंडीशन, दीज आर द सुटेबल कंडीशंस फॉर सीरीज और पैरेलल। क्योंकि देखो मैंने जब आपको पहला सवाल करवाया था, यदि आपको याद हो, 10 वोल्ट का बैटरी थी, उसका 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस था। मेरे पास घर में 1 वोल्ट की बैटरी पड़ी हुई थी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम था, और मैंने क्या किया, 4 ओम के रेजिस्टेंस से उसको कनेक्ट कर दिया। और फिर मैंने आपसे पूछा कि अब बताओ कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो आपने देखा और बताया कि भैया नुकसान हो रहा था। बराबर है, याद है कि कुछ ऐसा? अरे याद है ना? तो इसी के कारण हमारे पास में ये रिक्वायरमेंट आई, और वहां से फिर मैं अब लास्ट में आपको सीधा सीधा ये कंडीशन बता रहा हूं कि भैया सूटेबल कौन सी कंडीशन होती है। सीरीज की कंडीशन सूटेबल वो है जहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू एनआर से बड़ी होती है, और पैरेलल की सूटेबल कंडीशन वो है जहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू एनआर से छोटी होती है। क्लियर हुआ? अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग बात करेंगे सीरीज और पैरेलल का मिक्स ग्रुपिंग। हम लोग बात करेंगे किसकी? मिक्स ग्रुपिंग की। जो तीसरी हेडिंग आपके पास में बन के आती है वो है आपके पास में मिक्स ग्रुपिंग। ओ माय गॉड, ये मिक्स ग्रुपिंग क्या है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सीरीज को पैरेलल में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब क्या सर जी? मतलब ये है मेरे पास में कि हम लोगों ने सीरीज ग्रुपिंग जो करी थी उसके बहुत सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मतलब कैसे? ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और ऐसे करते करते मैंने क्या किया, एन सेल्स ऐसे लगा लिए। ठीक है, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, और ऐसे करते करते एन सेल लगा लिए। फिर यहां से ऐसे ही मैंने ऐसी आइडेंटिकल रोज बनाना चालू कर दी, और देखो ये ऐसी मैं रोज बनाते चला गया, और एट द एंड मैंने इसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर ही दिया। मैंने ऐसी एम रोज ले ली है। ठीक है, ऐसे एन सेल है एक रो के अंदर में। ध्यान देखिए मैंने क्या बोला, आई हैव एम रोज, इन वन रो देयर आर एन सेल्स। लिख दूं क्या? वन रो, रो का मतलब समझ में आता है पंक्ति, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, मतलब जो खड़ा होता है वो कॉलम होता है, जो आड़ा सो रहा है वो रो है, और जो सोता है वो रोता है, इसलिए ये रो है। सो एक रो में आपके एन सेल्स हैं, एंड वी हैव एम रोज। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब कहानी तो यहां पर भी वैसे ही शुरू होगी। कहां से? पहला पॉइंट क्या? इक्विवेलेंट ईएमएफ। बोलो इक्विवेलेंट ईएमएफ, फटाफट बताओ कैसे निकालोगे। देखो एक का कितना आएगा, यदि मैं एक लाइन को देखूं तो ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इसका कितना आ जाएगा, एन टाइम्स ई आ जाएगा। ऐसी मेरे पास एम रोज है लेकिन वो पैरेलल में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा वो आएगा एन टाइम्स ई। क्या ये बात क्लियर हुई? ओके। दूसरा पॉइंट मैं यहां पर जो ढूंढने निकलता हूं वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोलो कैसे लिखा जाएगा? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा यहां पे क्या लिखना है? इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना है। ठीक है, सो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो देखो एक ब्रांच का कितना आ जाएगा, एक ब्रांच का आएगा एन आर, और ऐसी कितनी रोज हैं? एम, तो आप लिखोगे एन आर डिवाइडेड बाई एम। दूसरा पॉइंट हो गया। बोलो तीसरा पॉइंट किसके बारे में बात करी जाती है? तीसरा पॉइंट होता है करंट के बारे में। तीसरा पॉइंट किसके बारे में होता है? करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बोलो कैसे निकालोगे? तो आप लिखोगे आई बराबर टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर अपॉन एम प्लस का कैपिटल आर। अब इसे आप चाहे तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, तो आई बराबर आएगा कितना, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस का एम आर। ये अब कई लोगों को जैसे देखो सवाल आपको पता होना चाहिए, कैसे भी फॉर्मूले बेस पे सवाल ये सीधे फॉर्मूले वाले सवाल है। यदि आप देखोगे तो वो शार्क वगैरह वाला सवाल देखेगा यूनिवर्सल के अंदर में, वो शायद किसी तो भी एग्जाम में पूछा, मुझे भी याद नहीं, पर वो शार्क वाला सवाल है। शार्क मछली जैसी डिजाइन बना के दे रखी है, वो यही सवाल है वो।
अब फॉर्मूला याद है तो आप कर दोगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। तीसरा पॉइंट मैंने हो गया करंट। करंट के बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बराबर में देखो मैं बार बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वर्ड लिख रहा हूं, इसका मीनिंग ध्यान रखना, वो लोड की ही बात कर रहा है। तो ये लिखा जाएगा V बराबर का I इंटू आर। आई की वैल्यू यहां पर आपको मालूम है, तो आपके पास में V बराबर आएगा कितना, MNER अपॉन MR प्लस का NR। ठीक है, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देख लेना भैया, नहीं तो पता लगा गड़बड़ी कर बैठोगे। अगला पॉइंट आता है वो ये है, इसके बाद बोलो क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बाद में मैंने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो पांचवी हेडिंग है आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। बोलो अब क्या लिखा जाएगा, तो भैया हमने लिखा था V डैश बराबर V बाई N। सो आपके पास में आएगा V डैश बराबर MNE कैपिटल R अपॉन NR प्लस का MR मिस्टर NR। वाह ये ज्यादा बड़ा है, चल ठीक है जोड़ो, और डिवाइडेड बाई N, तो 1/N लिख देता हूं, तो V डैश कट जाएगा, तो V डैश आएगा कितना, सॉरी NN कट जाएगा, तो ये आएगा MER अपॉन NR प्लस का MR। एक बात बताऊं, मेडिकल के स्टूडेंट हो इसलिए बोला जा रहा है कि फॉर्मूला याद रख लो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, फॉर्मूला याद रखना थोड़ा ज्यादा टेढ़ा काम है। क्लियर है, क्योंकि आप समझ जाओ कि यहाँ पे NR और MR में गड़बड़ी होगी। लेकिन एक सिंपल सी बात, मैं एक और बात बता दूं कि भैया देखो N और R हमेशा साथ आते हैं, कहीं पे भी चले जाओ NR ही आपके हमेशा क्या मिलेंगे, साथ वाले मिलते हैं। ठीक है, अब जो बोलना है आपको, जैसा बोलना है आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छठवां पॉइंट आता है, चलो अगले पेज पे करता हूं, करते चलो। देखो ये फास्ट वही 7 पॉइंट निकालना हूं, और कौन से निकालना हूं, इस बार 8 हो जाएंगे शायद। इस बार है आपके पास में करंट थ्रू ईच रो। करंट थ्रू ईच रो, हर एक रो में कितना करंट है, या फिर करंट थ्रू ईच सेल, जो भी चाहे आप लिख सकते हो, रो लिखो चाहे सेल लिखो, कुछ भी लिखो, वो सवाल तो घुमा के आपको पूछने वाला है यदि पूछना चाहता है तो। ओके, तो मैंने इसे नाम देना है I डैश। अब देखो सेम करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप लिखोगे I बाई N। अब आपको I डैश बराबर लिखा जाएगा 1/N इंटू आई का वैल्यू याद करो कितना है। देखो या तो आपको याद है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, देखो मुझे भी कोई याद बात तो है नहीं, मैं भी सीधा सीधा निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आता है MNE अपॉन NR प्लस का M कैपिटल R। क्या हो जाएगा, N से N कट जाएगा, सो इट इंप्लाइज आप लिखोगे I डैश बराबर ME अपॉन NR प्लस का M कैपिटल R। क्लियर है, छठवां पॉइंट क्लियर। सातवां पॉइंट बोलो क्या लिखा जाना चाहिए, पावर डेसिपेटेड। कहां पर पावर डेसिपेशन की बात चल रही है, अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसे मैं बार बार बोल रहा हूं। देखो अब आज तो मेरा मुंह ही ज्यादा चल रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या लिखा जाएगा, पावर का फॉर्मूला होता है भाई साहब I स्क्वायर इंटू आर। बोलो I कितना है, तो I है आपका MNE अपॉन NR प्लस का MR, पूरे का करना है स्क्वायर इंटू कैपिटल R। सो यह पावर आएगा आपका M स्क्वायर N स्क्वायर E स्क्वायर और इंटू R अपॉन NR प्लस का M कैपिटल R का स्क्वायर। ये हो गया। बोलो आठवां पॉइंट, मैं बोला ना इस बार पॉइंट बढ़ जाएंगे। आठवां पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पावर। आठवां पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर, तो सबसे पहले बताओ कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, ये आया था NR अपॉन M बराबर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, तो आप लिखोगे NR बराबर MR। यस और नो, तो बस ये कंडीशन बन रही है, इसको उठा के पुट कर दो तो आपके पास में कंडीशन आ गई। तो पावर मैक्सिमम बराबर क्या आ रहा था, M स्क्वायर N स्क्वायर E स्क्वायर, और कैपिटल R की जगह आपने लिख दिया NR अपॉन M होल डिवाइडेड बाई
एन आर प्लस का एम आर की जगह भी आएगा एन आर पूरे का स्क्वायर। देखो सामने करते जा रहा हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसलिए इसमें दिमाग तो ज्यादा लगता नहीं है, बस यही है करते चले जाओ करते चले जाओ। एक एम से एक एम कट जाएगा और एन की पावर तो 3 बन जाएगी। ओ एक काम करते नीचे से भी कटेगा शायद, हाँ नीचे से कटेगा, रुको क्या हो जाएगा नीचे एन आर और एन आर, 2nr का स्क्वायर मतलब 4, तो आपने लिख दिया है पी मैक्सिमम बराबर एम एन स्क्वायर ई स्क्वायर इनटू, देखो यहां पर एन आर है और नीचे आएगा 2 मतलब 4n स्क्वायर आर स्क्वायर। यस और नो, कैंसलेशन मारो जरा यहां पर, देखो एक n एक r से एक n एक r ये कट जाएगा और एक n से एक n ये कट जाएगा, तो बोलो पावर मैक्सिमम कितनी बच रही है, ये बच रही है इस बार एम ई स्क्वायर अपॉन 4r, ऑलमोस्ट वैसी बच रही है क्या, देखो एम ई स्क्वायर अपॉन 4r, यहां पर एन ई स्क्वायर अपॉन 4r आया क्योंकि यहां पर n रोज है, उसमें m रोज है तो उसमें एम ई स्क्वायर अपॉन 4r आया। और ये वाला सीरीज है उसमें भी देख लो सब जगह पे पावर मैक्सिमम उतनी ही आ रही है, पावर मैक्सिमम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या ये पॉइंट समझ में आया, फटाफट से देख लीजिए। ये तो था आपका बेसिक वाला पार्ट। अब क्या है कि हमारे पास में ये जो मैंने सवाल करवाए या जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो किसके लिए था, आइडेंटिकल सेल के लिए था। किसके लिए था, आइडेंटिकल सेल के लिए था। क्या आपको लगता है एग्जामिनर आपको आइडेंटिकल सेल देगा, कोई जरूरी नहीं है। अब जब जरूरी नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और हेडिंग खत्म कर लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ। combination of cells of different EMF, डिफरेंट EMF वाले सेलों का कॉम्बिनेशन। अब देखो यहां पर है ना डायग्राम पे फोकस करना, यदि डायग्राम गलत बना दिया तो आपका सब रायता फैल जाएगा। प्रॉपरली डायग्राम बनाइए, प्रॉपरली सब कुछ करना है। मतलब ये जो सवाल हैं वो मैं आपको सवालों का एक पैटर्न बता रहा हूं। देखो सवाल कैसा होता है, सवाल बताता हूं। देखो एक आपके पास में क्या हो रहा है ना, एक ऐसा सर्किट है, ठीक है, कैसा, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, ये दो सेल लगा दिए और इनको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये है आपका E1, ये है R1, ये है आपका E2 और ये है R2 और ये है आपके पास में कैपिटल R। अब सवाल पता है क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है जनरली, देखो मैं जनरली बता रहा हूं, जनरली सवाल पूछा जाता है इसका करंट। अब इसको करने के तरीके कितने हैं, केवीएल से करोगे और तो कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा है क्या, कोई तरीका आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। अब मेरे पास में एक तरीका है, वो है शॉर्टकट मेथड, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, शॉर्टकट मेथड बोल रहे हैं। अब शॉर्टकट मेथड डायरेक्टली याद रखनी है, फॉर्मूला दिमाग नहीं लगाना है, प्रूफ हम लोग करेंगे नहीं, प्रूफ हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग सीधा याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज जो मैं बहुत ही इतनी देर से बड़ी शिद्दत से बोले जा रहा हूं वो ये है, आपको ध्यान रखनी है पोलैरिटी, प्लस माइनस, दोनों प्लस एक साइड में है, दोनों माइनस एक साइड में है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, दोनों प्लस उधर है, देखो इस सर्किट को मैंने रिप्लेस कर दिया E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट से और ये आपका R आ गया, ठीक है। तो अब इस केस में आप करंट बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि E इक्विवेलेंट निकाल लो अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस का कैपिटल R। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, आपने बोला सर ये वाली बात तो सही है लेकिन करना कैसे है, करना ऐसे है, इसके लिए जो फॉर्मूला निकाला जाता है वो ये है E इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस का 1 बाई R2। ये है E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला और R इक्विवेलेंट के लिए लिखा जाता है 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस का 1 बाई R2। ये दो फॉर्मूले हैं। अब बोलो इसमें क्या डिफिकल्टी है, क्या लगता है आपको कोई डिफिकल्टी है, मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी है। अब यहां पर जो मेन बात ये है, वो ध्यान आपको जो रखनी है वो ये है कि ऑलवेज फोकस ऑन द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी।
सर व्हाट डू यू मीन बाय, क्या आप कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि भैया पोलैरिटी पे फोकस करना, पोलैरिटी को बिगाड़ मत देना। अब ऐसा भी हो सकता एग्जामिनर एग्जैक्टली हूबहू सवाल तो नहीं पूछेगा, एग्जामिनर ने मान चलो नीचे वाली बैटरी उल्टी लगा दी तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा मैंने ये फॉर्मूला लिखा है 2 के लिए, सर एग्जाम में 3 बैटरी लग गई तो, अरे 3 लगने दो, आपको क्यों डरना है? बात समझ में आ रही है? आपको नहीं डरना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस पे फोकस करना है, बैटरी की पोलैरिटी किधर है उस पे फोकस करते हुए चलना है, उस पे फोकस करते हुए आपको चलते रहना है। जैसे अब देखो इसका तरीका यह है कि मैं आपको समझाता हूं सीधा सीधा एक एग्जांपल से, सीधा सीधा क्या करता हूं एग्जांपल से समझा दूं, या फिर हमारे पास में और भी तरीके हैं, मतलब कैसे कि मैं इसके अलग अलग केसेस बना के बना दूं। अब केस बना के करने में कोई मतलब है नहीं, सार नहीं बनता है, उसका सार नहीं बनता है, सार नहीं बनता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। अब बेसिकली ये जो प्रूफ होता है ना वो कहां से आता है मालूम है क्या? ये आता है इस मिक्स ग्रुपिंग वाले से। किधर गया? नहीं ये नहीं है, हाँ ये मिक्स ग्रुपिंग है ना, तो यहां पे जो करंट लिखा है ना मैंने, यहां से ये बन के आता है ये। ओ माय गॉड, हाँ यस, तो ये फॉर्मूले से बनाते हैं हम, छोड़ो अब उस पर हम लोग कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, बट मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया भैया, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल कर लेते हैं प्यारा सा। सवाल ये है, मान के चलो ठीक है, सवाल को क्वेश्चन ये है, ये मेरे पास में एक बैटरी, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बैटरी एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ठीक है, देखो यही बात होती है, इन सवालों को आइडेंटिफाई करना है बस। ठीक है, अब मान के चलो मेरे पास में ऐसा है, ये है आपकी 30 वोल्ट की बैटरी, ये है आपकी 6 वोल्ट की बैटरी, ये है आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 3 ओम और ये है 6 ओम। ठीक है, 6 3 5 ऐसे हमारे पास में ले लिए, 30 वोल्ट और 6 वोल्ट की बैटरी लिख दी। सवाल वही है क्या, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। देखो एक बात को याद रखना, कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आएगी बाहर के रजिस्टर का करंट पूछा होगा तो आप केवीएल से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन यदि मैंने 6 ओम या 3 ओम का पूछा होता तो आपको बेटा केवीएल लगाए बिना कोई ऑप्शन नहीं था। और यहां पर कितने लूप दिख रहे हैं, 2 लूप दिख रहे हैं, 2 लूप में आप आराम से केवीएल लगा सकते थे। मतलब कैसे, एक तरीका तो ये है कि भैया ये इसका I1 हो गया, ये इसमें I2 मान लिया मैंने, तो बस ये एक लूप घुमा दिया, ऊपर का एक लूप घुमा दिया और आपने काम कर लिया। ठीक है, आपने काम कर लिया तो केवीएल से। बट क्या है ना, सवाल लंबा होगा, यदि आपको 5 ओम में भी निकालना होगा तो भी आपको केवीएल तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अब के फॉर्मूले से, तो अब से मैं क्या कर सकता हूं, इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूं। देखो दोनों की पोलैरिटी मैंने एक ही डायरेक्शन में दे रखी है, दोनों की पोलैरिटी मैंने क्या कर रखी है, एक ही डायरेक्शन में दे रखी है, तो मेरा ये सवाल जो है कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान से देखिए, मेरा ये सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर जब कन्वर्ट हुआ तो ये 5 ओम तो मुझे पता है, पर इन दोनों के बारे में पता नहीं, और ये दोनों के बारे में कहां से पता लगेगा, तो इन दोनों के बारे में पता लगेगा मुझे ई इक्विवेलेंट से। ठीक है, ई इक्विवेलेंट से, और ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 अपॉन 1/R1 प्लस का 1/R2। E1 कितना मैंने माना, ये है E1, ये है आपका E2, तो मेरे पास में होगा क्या, 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 1/6 प्लस 1/3। तो भैया 30/6 मतलब आएगा 5 और 2 ये आएगा 7 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा 6, 6 1 प्लस का 2 मतलब आ गया 3/6 मतलब 1/2, ये आ रहा है 1/2, तो इसका मतलब ये हो गया 14 वोल्ट। ठीक है, मेरे को टेंशन आ गई, मतलब कैसा का नंबर कैसा आ गया, ये आ गया 14 वोल्ट। और 1 अच्छा आर इक्विवेलेंट के लिए क्या है, तो भैया आपने लिखा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2, तो ये आएगा 1/3 प्लस का 1/6, और ये है 1/R इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 2 ओम, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया है तो मेरे को मालूम है कि नीचे का आंसर इतना आ रहा है। ठीक है, हो गया। तो अब बताओ करंट कितना लिखोगे, बस खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। आई बराबर आएगा 14 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 2, तो आई का आंसर आएगा 7 दूना 14, 2 एम्पियर। बोलो सवाल समझ में आया?
ज्यादा डिफिकल्ट है कि आसान है? अब इस सवाल के अंदर में अब मैं पोलैरिटी चेंज करके खेलता हूं आपके साथ में, यही सेम सवाल, ठीक है। जैसे ये था आपका ऐसा, ये इस बार आपको दे दिया ऐसा, ठीक है। सवाल में बस एग्जामिनर यही तो घुमाएगा और क्या करेगा। अब इसको भी हम लोग दो तरीके से करेंगे, 30 वोल्ट 6 ओम, 6 वोल्ट 3 ओम, और ये हो गया 5 ओम। सवाल वही। अब ध्यान दीजिए, मैं सर्किट को कैसे बना रहा हूं उस पर डिपेंड कर रहा है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2 का कंपैरिजन करते हैं। तो भैया 30/6 मतलब 5 और 6/3 मतलब 2, तो वो बड़ा है तो उसी के हिसाब से बना लेते हैं। तो उसके हिसाब से बना दिया, तो ये मेरे पास में ऐसे आ गया। अब कई लोग है ना इसको सुनेंगे और बोलेंगे सर क्या बोला क्या बोला, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं देखो कुछ नहीं, दिमाग मत लगाइए, अभी तो आप देखिए, ये है 5 ओम, ठीक है। अब मैंने बैटरी ऐसे बनाई है, ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखूंगा। ध्यान रखिए मैंने क्या लिखा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लिखा है ना, ये 30 को भूल जाइए, ये 30 नहीं है, वो आंसर जो आएगा बाद में आएगा। तो मैंने इसको पॉजिटिव रखा है, मतलब ये वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है, तो इसके बेसिस पर ही आपको दिमाग लगाना है। तो E1 अपॉन R1, तो देखो इधर का प्लस कंसीडर करना है, तो 30/6, और अब देखो ये वाली जो बैटरी है ना, इसका प्लस इधर है, मतलब आप इसे माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 6/3 अपॉन 1/6 प्लस का 1/3। नीचे मत माइनस कर देना, नहीं तो सब रायता फैल जाएगा। नीचे मत माइनस कर देना, रेजिस्टेंस थोड़ी नेगेटिव होता है, बैटरी के लिए सिर्फ नेगेटिव ले रहे हो। तो 30/6 मतलब 5, 5 में से ये गए 3, 2, तो ये आएगा 3 डिवाइडेड, ये आएगा 1/2, तो ये आएगा 6 वोल्ट। तो बता ये है कि ये है आपकी 6 वोल्ट की बैटरी, ये है। अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये तो 2 ओम ही आएगा। तो भैया यहां से आपका आई जो आएगा वो आएगा कितना, कितना आएगा 6/7 एम्पियर। समझ में आया सवाल? सर इतना आसान है क्या ये? हाँ बंधु इतना ही आसान है, पर इसे देख के तो परेशान हो जाओगे ना। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वैरायटी। ये हम लोग किस में करंट निकाल रहे हैं, 5 ओम वाले में करंट की गणना कर रहे हैं। अच्छा 2 से ज्यादा आ जाए तो डरने की जरूरत है नहीं, वैसे देखा जाए तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, लगा लो, चाहिए जितनी बैटरी लगा लो। मान चलो मैंने लिया एक तो क्या ना, ये रेजिस्टेंस का और ध्यान रखना पड़ता है। चलो अभी के लिए तो एक ही चल रहा है। मान चलो ये लिया मैंने 30 वोल्ट, 5 लेता हूं तो दिक्कत हो जाती है। इस बार मैंने ऐसे एक और ले ली, ठीक है। अब देखो यहां पर ऐसा बना दिया, देखो डायग्राम देखो क्या है, डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, बारह ओम। पता नहीं सवाल सही होगा कि गलत होगा, आई डोंट नो, बट मैं ये जानता हूं कि कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है। अब इसमें देखो इस सर्किट को मैं कैसे बना रहा हूं उस पर डिपेंड करेगा। मान के चलो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही चलेगा। तो इक्विवेलेंट आएगा कितना, ऐसा है मतलब यही मेरा प्लस वाला है, तो मैंने लिखा 30/6 प्लस का नहीं सॉरी, ध्यान दीजिए मेरी दूसरी बैटरी उल्टी है, तो मैंने लिखा इसको 12 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 12, 12 पंजे 60, सॉरी नहीं होगा ये सवाल। क्यों नहीं होगा, अरे भाई देखो 30/6 5, 60/12 5, 12 पंजे 60, 5, 5 माइनस 5 0, तो बदलना पड़ेगा आपको। इसको 72 ले लो अभी, तो 72 तो से तो कर जाएंगे, होल डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस का 1/12, नीचे एलसीएम आएगा 12, तो 12 से आपने एलसीएम लिया, 6 दूना 12, 2 प्लस का 1, ठीक है। ऊपर में देखो 30/6 मतलब कितना आया 5, और ये आएगा 6, तो ये आएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर देखिए 3, और ये आएगा नीचे का 4, तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करिए, 3/12 मतलब 1/4 माइनस का 4। इसका मतलब ये है कि ये आ गया है माइनस का 4 वोल्ट, ये आपका 10 ओम एज इट इज है, ये माइनस का 4 वोल्ट आ गया है। इसका मतलब समझिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि भैया आपने जो बैटरी लगाई है वो उल्टी लगाई, क्योंकि हो सकता है ना सवाल कुछ और भी पूछ ले, तो इसका मतलब है ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा।
क्योंकि एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा मेरे को पूछा नहीं है, बताया नहीं उन्होंने अभी तक। जब बता देंगे तो हम भी बता देंगे, ठीक है। ओके, और नीचे आएगा 1/r इक्विवेलेंट। तो 1/r इक्विवेलेंट मतलब 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस का 12, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो 4 ओम है, ये है आपका 10 ओम। तो आपका आई का जो आंसर आएगा वो आएगा 4 डिवाइडेड बाई 14, मतलब आई का आंसर आएगा 2/7 एम्पियर। लेकिन करंट है इधर से, मतलब ध्यान रखिए अब सवाल में जो ऑप्शन बनाएगा वो कैसे बनाएगा, ऐसे पॉइंट पे नाम लिख दिया सी और डी, ठीक है। तो जो ऑप्शन बनाएगा वो ऑप्शन नंबर कैसे बनाएगा कि भैया 2/7 एम्पियर। अब मेरा आंसर है फ्रॉम डी टू सी, ये है मेरा करेक्ट आंसर, ये है मेरा करेक्ट आंसर 2/7 एम्पियर फ्रॉम डी टू सी। ये बात समझ में आई क्या। अब इससे रिलेटेड सवाल आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, आप चाहे जैसे थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, सवाल को आराम से हल कर लीजिए। तो यहां पर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है। बहुत सारे फॉर्मूले यहां पर बने हैं, तो मैं वापस से रिपीट तो नहीं करूंगा, बस ध्यान रखिए सीरीज में क्या होता है, एन ही होता है, टोटल इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर होगा, फिर करंट निकालेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर अक्रॉस ईच सेल, और उसी तरह से आप बढ़ते चलेंगे, पावर की कंडीशन, मैक्सिमम पावर की कंडीशन एंड सो ऑन। वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन और लास्ट में मिक्स ग्रुपिंग, और लास्ट में मैंने स्पेशल मेथड जो सवालों में काम आने वाली है, ठीक है। श्योर है। सो आज के लिए रुक जाए यहाँ पे, सर रुक जाओ समय बहुत बढ़ गया है। चलो कोई बात नहीं बेटा, आज की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।